उनमें से बड़ा भाई खालिद अंधा था। उसे बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह ज्यादातर घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद वह बहुत बुद्धिमान और समझदार था। जीवन के अनुभवों ने उसे वह समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होते। वह चीजों को महसूस करके पहचान लेता, जैसे किसी के पास आंखें हो। छोटा भाई सलीम खेती बाड़ी करता था, मगर अक्सर जानवर आकर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। सलीम ने कई तरीके आजमाए, मगर हर बार नाकाम रहा। कोई ना कोई जानवर आकर फसल उजाड़ देता। आखिर एक दिन उसे ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना बड़ा भाई खालिद की मदद ली जाए। उसने उसे खेत से में एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी और खालिद को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। खालिद ने हामी भर ली और उसी दिन से वो खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट महसूस होती तो वो जोर जोर से आवाज लगाता। जानवर डर कर भाग जाते और खालिद फिर झोंपड़ी में जाकर बैठ जाता। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन एक हिरन खेतों में दौड़ता हुआ आया और बाट तोड़कर गुजर गया। उसके पीछे पीछे बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचा। बादशाह ने खालिद को देखा और पूछा, ए भाई, क्या तुमने जहां से कोई जानवर गुजरते देखा है? खालिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, मगर जो हिरन जहां से गुजरा है वह आपके शिकार के लायक नहीं। मेरा मशवरा है कि आप अपना वक्त जाया ना करें। बादशाह हैरान रह गया। वो सोचने लगा, जी अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरन का पीछा कर रहा था। उसने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? खालिद ने नरमी से कहा कि हुजूर, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो दरअसल मादा हिरन है और वह गर्भवती है। आप जैसे इंसाफ पसंद के लिए ये मुनासिब नहीं वह एक होने वाली माँ का शिकार करे, इसलिए मैंने अर्ज किया है कि वह आपके लायक नहीं। बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। ये सुनकर बादशाह और हैरान रह गया। वह सोचने लगा, जो अंधा व्यक्ति तो कुछ नहीं देख सकता, मगर इसकी जो बताया है लोगों से कहीं ज्यादा है जिन्हें दिखाई देता है। बादशाह हैरान था कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वह हिरनी प्रेग्नेंट है। उसने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूँ। अगर जे अंधा आदमी इतने यकीन से कह रहा है, मैं उसकी बात की हकीकत, अगर वाकई वह हिरनी पेट से हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है। सिपाही ने इजाजत ली, घोड़े पर सवार हुआ और हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो हिरनी एक दरख्त के नीचे रुकी हुई थी। सांस फूल चुकी थी और उसके पेट से साफ जाहिर था कि वो पेट से है। ये देखकर सिपाही हैरान रह गया। वह फौरन वापस आया और बादशाह से अर्ज की, हुजूर, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वह बिल्कुल सच है, वो वाकई हामिला हिरनी है। जे सुनकर बादशाह हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर एक अंधा आदमी को इतनी बारीक बात कैसे मालूम हो सकती। उसने फैसला किया कि वह इस भेद को जरूर जानेगा। बादशाह ने खालिद से कहा कि देखो भाई, मुझे यकीन नहीं है कि तुम वाकई अंधे हो या नहीं हो, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? खालिद ने जवाब दिया, जनाब आप जो चाहे पूछे, मैं सच सच बताऊंगा। बादशाह ने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो पेट से थी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? जहां तो बहुत से जानवर आते होंगे। खालिद ने जवाब दिया, हुजूर, जब वो हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया कि वो नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं है। अगर वो हिरन होता तो आसानी से उछल कर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़ कर भागी है। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो पेट से है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। बादशाह ने दोबारा पूछा, और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह हिरनी थी, वो दूसरा जानवर नहीं?
तो खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब मैं सुबह से शाम तक यही बैठा रहता हूँ। सच है कि अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, मगर उसने इसके बदले में मुझे सुनने व महसूस करने की जबरदस्त सूझ दी है। आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूँ मैं कि कौन सा जानवर आया है, और फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूँ ताकि वह भाग जाए और मेरी फसल महफूज रहे। उसकी बातें सुनकर बादशाह ने सोचा कि ये नौजवान जाहिर अंधा है, मगर उसकी अक्ल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है। जय सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि इतना फहमीदा और दाना आदमी उसके दरबार में होना चाहिए। उसने रहमत को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंचकर बादशाह ने कहा कि देखो नौजवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। जवाब दिया कि जनाब मेरा नाम खालिद है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। इसके बाद खालिद ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। खालिद ने बादशाह को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, खालिद तुम जैसे अक्लमंद और दूर अंदेश आदमी की मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में मुलाजिम रखना चाहता हूँ। अगले दिन बादशाह ने खालिद को अपने पास बुलाया और कहा कि खालिद तुम बहुत जहीन और फहमीदा आदमी हो, तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने वालिदैन की हकीकी औलाद हूँ या किसी और की? खालिद ने बहुत शान सब्र से कहा, जनाब आपको इस बात से क्या गुराज होनी चाहिए, आप सल्तनत के बादशाह हैं, बेहतर है कि ये सवाल दिल से निकाल दें। बादशाह ने संजीदगी से कहा, नहीं, ये सवाल बरसों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी वालिदा से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। मेरे वालिद तो दुनिया में से जा चुके हैं। खालिद ने कहा, जनाब मुझे आपकी वालिदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसके फरजांद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूँ जो भी तुम कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। खालिद ने आहिस्ता से कहा, जनाब असल बात यह है कि आप एक कंजूस ताजर की औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी। जे सुनते बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से उसने अपनी तलवार खींच ली और सीधा अपनी वालिदा के पास जा पहुंचा। गुस्से से वो बोला, माँ सच बताओ, क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूँ? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मालिक जो उसके वालिद से उसने कांपते हुए कहा, बेटा बात दरअसल ये है कि तुम हमारे अपने नहीं हो, हमें औलाद नसीब नहीं थी। मैं और तुम्हारे वालिद तुम्हें एक ताजर के घर से लेकर आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वो ताजर तुम्हारे वालिद के एक करीबी दोस्त थे, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक हादसे में उनका घर चल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया, बस तुम जिंदा बचे थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, लेकिन ये सच है कि तुम हमारा खून नहीं हो। जे सुनकर बादशाह खामोश खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फिर वह महल से वापस खालिद के पास आया और बोला, खालिद तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस ताजर थे? खालिद ने नरमी से कहा, जनाब अगर आप वाकई एक बादशाह की औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके दुरुस्त जवाब सुनकर अब तक आपने मुझे इनाम में इतना नवाज दिया होता, लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपकी असल नज़म की पहचान थी कि वह। खालिद मैं समझ गया कि आप किसी कंजूस ताजर की औलाद है, ना कि किसी बादशाह की। बादशाह ने ये बात सुनी तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो बोला, खालिद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज से मैं अपनी जे कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। जे कहकर बादशाह ने सोने की अशरफियों से भरी एक थैली खालिद के हाथ में दे दी और कहा, खालिद मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वो तुम अपने सीने में महफूज रखोगे। खालिद ने आजीजी से जवाब दिया, जनाब मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम है, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। बादशाह खुश होकर बोला, खालिद
आज से तुम मेरे खास लोगों में से हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम अपनी अक्ल से जान सकते हो कि हकीकत क्या है? खालिद ने सोचकर कहा, जनाब ये मामला बहुत नाजुक है, मगर अगर आप इजाजत दे तो मैं दरबार के सभी वजीरों और अमीरों से मुलाकात करके अंदाजा लगा सकता हूँ कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार में ले चलूंगा। अगर तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले दिन बादशाह खालिद को अपने साथ दरबार ले आया। दरबार में सभी वजीर और अमीर जमा थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से खालिद हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए, बादशाह एक नबीना आदमी को दरबारी क्यों बना रहा है? मगर बादशाह खामोश था। खालिद भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर बादशाह ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उसने वजीरों से रियासत के मामलात पर सवाल किए। हर वजीर ने तफसील से जवाब दिया। खालिद खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो बादशाह ने खालिद को अकेले कमरे में बुलाया। वहां खालिद ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, वजीर सज्जाद की हरकतें मामूल से हटकर हैं। जब वह आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वह बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वह हमेशा मुकम्मल नहीं होता। उसकी ये आदत इसलिए है कि अगर वह बात दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि वजीर सज्जाद की खुफिया जांच की जाए। वह यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। बादशाह ने फौरन अपने सबसे काबिल एतबार सिपाही सलार को बुलाकर कहा कि साजिद पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक वह मालूम किया जाए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ राब्ते में है। ये सारी मालूमात मुझे फराहम की जाए। सिप सलार ने चंद खास जासूसों को तैनात किया जो वजीर के पीछे लगे। चंद दिनों बाद सिप सलार ने रिपोर्ट पेश की, महाराज जानपना वजीर वाकया की साजिश कर रहा है। वह पड़ोसी दुश्मन बादशाह के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में मशरूफ है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी काम करवा दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है ताकि आपके खिलाफ बगावत की जा सके। ये खबर सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खालिद से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वह दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। खालिद ने नरमी से कहा, महाराज अगर इजाजत हो तो एक चाल चलने की तजवीज है। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूँ कि अगर वजीर वाकई गद्दार हुआ तो वह खुद अपने हाथों से अपना पर्दाफाश कर देगा। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी तदबीर? खालिद मुस्कुराया, कल के दरबार में आप ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर सज्जाद वाकई वफादार है तो खुश होगा, लेकिन अगर वह दगाबाज है तो उसके चेहरे से सब कुछ बयान हो जाएगा। बादशाह ने रजामंदी में सर हिलाया और अगले दिन दरबार लगा। सब वजीर और दरबारी अपने अपनी जगहों पर मौजूद थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद वजीर को दी जाएगी। जे सुनते ही वजीर सज्जाद का चेहरा जर्द पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से बोला, महाराज ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूँ। खालिद ने चुपचाप उसकी बुखलाहट सुनी, फिर आहिस्ता से बादशाह से कहा, महाराज अब आपके शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वो अपनी दयानतदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। बादशाह ने सिपाहसलार को इशारा किया, सज्जाद को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर वजीर को पकड़ लिया। उसके थैले में दुश्मन रियासत के खतूत और सोने के सिक्के बरामद हुए। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया और खालिद से कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी है बल्कि मेरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे माशीर नहीं हो, भाई की तरह हो। खालिद ने सर झुकाकर कहा, महाराज मैं तो सिर्फ वो सुनता हूँ
जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असल अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। बादशाह ने खुश होकर हुक्म दिया कि खालिद को सोने की एक और थैली और इज्जत व मर्तबा दिया जाए। जो एक नबीना मगर अक्लमंद शख्स ने न सिर्फ बादशाह का भरोसा जीता बल्कि पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। बादशाह ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन खालिद को बुलाया जाए। कुछ देर बाद खालिद आया तो बादशाह ने कहा, खालिद जे ताजिर एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। जे दावा करता है कि दुनिया में उसके बराबर कोई घोड़ा नहीं, लेकिन उसकी कीमत 20,000 अशरफियां हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे जे घोड़ा खरीदना चाहिए? खालिद ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना मैं अलबत्ता अंधा हूं, मगर मेरी सुनाई जो है वो तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा करीब लाया जाए ताकि मैं उसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं कि जे कैसा है। बादशाह ने इशारा किया और घोड़े को खालिद के करीब लाया गया। खालिद ने अपने कानों को जरा सा झुकाया और बोला, जहांपना इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। उसके सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल से जो घोड़ा बीमार है, जहाँ फिर बहुत ज्यादा थकान हुई है इसको। उसकी कीमत एक अशरफी भी ज्यादा है। जे सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वह जल्द संभल कर बोला, जो आदमी अंधा है उसे घोड़ों को क्या बुला, पता क्या है उसको क्या इल्म है, जे तो झूठ बोल रहा है। बादशाह ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया। घोड़े के जो था उसको महल के अस्तबल में ले जाया गया और शाही तबीब से उसका मुआयना करवाया जाए। कुछ ही देर बाद तबीब वापस आया और कहा, जहांपना खालिद बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। जे घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है, उसे दौड़ाने पर जे किसी भी वक्त गिर सकता है। जिस सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, झूठ बोलने की जरूरत कैसी की तूने, और सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर खालिद की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, खालिद तुम वाकई मेरे लिए खुदा का इनाम हो। तुम्हारी धनाई ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। खालिद ने आजीजी से जवाब दिया, जहांपना जे सब आपके एतबार का नतीजा है, मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। फिर बादशाह ने खालिद को मुजाद इज्जत दी और उसे दरबार में खास मशीर के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब बादशाह कोई भी फैसला करने से पहले खालिद की राय जरूर लेता।